सीमा त्रिखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्या समाचार पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये बजट आपको कैसा लगा, इस बजट को देखकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मुझे लगता है कि जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का बजट है, उस बजट में एक अभिभावक की, केयर टेकर की, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की मुहिम जो है, सुविधा जो है, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर मैं बोलूं कि जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने अपने पहली बार जब वो असेंबली गए तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में जाते हुए उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरी सरकार जो है गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। मैं समझती हूँ इसमें युवा, महिला, गरीब और किसान चारों वर्गों को, और बल्कि ख़ास तौर से मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। तो बजट जो है, बजट लोगों के मनों तक पहुंचने वाला और लोगों की मन की राह जो वो चाह रहे थे वैसा ही है। और हरियाणा के लिहाज से अगर देखें तो किसानों के लिए अलग अलग चीज़ें इस बजट में देखने को मिली है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो इस बजट में देखा गया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम था उसमें जो शुरुआती 3 से 4 स्लैब्स है उसमें 1-1 लाख की कटौती कर दी गई है। यानी उससे फ़ायदा होता हुआ एक मिडल मैन को आप कह लें या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें होता हुआ नजर आएगा। तो उस पर भी हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी इसमें रियायत दी गई है। जैसे 0 से 3 तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 to 7 की स्लैब में 5% है, 7 to 10 में 10% है। ये जो एक इन्होंने व्यवस्था निकाली है जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार, जो अक्सर कहा जाता है कि हमेशा किसी न किसी रास्ते में पिस जाता है, तो उसको बहुत बड़ी सुविधा देने का प्रयास किया है। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि आज देश में नहीं दुनिया में कैंसर का बहुत बड़ा बोलबाला है। आपको हर जगह इसके पेशेंट्स दिखेंगे। जो कैंसर की इतनी महंगी दवाइयाँ आ रही थी उनको ड्यूटी फ्री करना, वो भी बड़ी बात है। युवा और बच्चों को अगर मैं देखूं तो जैसे अभी इन्होंने एजुकेशन पर भी 10 लाख तक का हमें बच्चों को लोन के लिए आगे किया है। फिर उसके बाद में आपका जो मुद्रा ऋण है, मुद्रा ऋण भी इन्होंने ऑलमोस्ट कहीं कहीं जगह डबल कर दिया है। तो हर वर्ग और किसानों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। महिलाओं की तो मैंने आपको अभी बताई, और हर वर्ग को, जिससे भारत आगे बढ़े, 2047 का सपना पूरा हो और हमारे जितने लोग हैं, तमाम वो लोग जिनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो देश की हर इकोनॉमी में, देश की बढ़त में, हरियाणा में तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठा है और दिल्ली के साथ साथ कदम बढ़ाता हुआ आगे चलता है। दिल्ली की सरकार का भी हरियाणा पर असर होता है और हरियाणा भी सीधा सीधा दिल्ली को असर करता है। तो मैं समझती हूँ हरियाणा को और बेहतर आयाम मिलेंगे इसमें। किसान बहुत हैं हमारे पास, हमारी बहनें बहुत सक्रिय हैं, हरियाणा की बेटियां बहुत सक्रिय हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अधिक उसमें हमें सुविधा का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे टैक्स स्लैब का जिक्र आपने किया कि 0 से 3 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं होगा, पहले भी वो यही था। 3 से 7 पर अब 5% रहेगा और 7 से 10 पर 10% रहेगा। अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि ये पहले 3 से 6 पर 5% था, यानी 3 लाख से लेकर 6 लाख पर ये पहले 5% था, जिसे अब 7 लाख कर दिया गया। उसे भी 5% ऋण आपको देना होगा, 5% टैक्स आपको देना होगा। और 7 से 10 पर जो पहले 6 से 9 था, यानी यहां पर 1-1 लाख रुपए को जो है वो सीमा को बढ़ाया गया, जिससे सीधे तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें फायदा होता हुआ नजर आएगा। सीमा त्रिखा जी, अगर एजुकेशन के लिहाज से मैं बात करना चाहूं, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा में भी, और एजुकेशन लोन पर कुछ रियायतें दी गई है, ब्याज दरों में कमी की बात इस बजट में की गई है, तो ये भी एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। और इस पर मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी है।
कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, जो ये बड़े फैक्टर्स दिखते हैं जब सेंटर की तरफ से बजट आता है, लेकिन सीधे तौर पर लोगों पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है? आपको क्या लग रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री पर इसका किस तरीके से असर पड़ता हुआ दिखेगा? मैं समझती हूँ कि मतलब पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा देश, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे बच्चों के पास आज जो पढ़ाई के साधन है, जब हम सरकार की तरफ रुख करते हैं तो सरकार ने बेहतरीन साधन दिए हुए हैं, लेकिन पूरे बच्चों को सरकार की गोद में समा लिया जाए वो पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, ये अपने अपनी मर्जी हो जाती है। लेकिन जो ये ऋण की सुविधा में हमें कटौती मिली है, जो हमें कम ब्याज दर पे आ गया और पैसा बढ़ा दिया गया, मैं समझती हूँ कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत करने के लिए आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हिस्से को, क्योंकि भारत युवा देश गिना जाता है, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को बहुत बड़ा, विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है इससे। सरकार की योजनाएं इस पर क्या अन्यथा कहेंगे भी कि बहुत बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है, और इस पर विपक्ष की ऑलरेडी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है कि बिहार और आंध्र प्रदेश से जिस तरीके से समर्थन मिला था लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता पर काबिज रहने के लिए, तो ये उसका एक प्रारूप देख रहे हैं। बहरहाल विकास उस पैमाने पर भी देश का ही होगा। मैं तो एक बात जानती हूँ, विपक्ष जो है ना, विपक्ष के पास धृतराष्ट्र की आंख है, और दूसरी तरफ मोदी जी का स्लोगन ही यही है, सबका साथ सबका विकास। और उनकी कार्यशैली में अब एक चीज़ देखिए ना, अगर जनधन का खाता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खोलने के लिए एक आदेश जारी किए, तो ये काम तो वो 70 साल से जो देश में राज कर रहे थे वो भी कर सकते थे। अगर जीवन ज्योति योजना, किसी गरीब के घर का कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़ करके एक्सीडेंट में चला जाता है, मात्र 12 रुपए में 2 लाख रुपए उसको सरकार की तरफ से एक सहयोग राशि मिलना, ये तो पहले वाले भी कर सकते थे। उज्ज्वला योजना हाथ थोड़ी किसी ने बांधे थे कि आप अपनी बुजुर्गों के, माओं के, बहनों के, भाभीियों के आंख का आंसू जो धुएं से बढ़ रहा है उसे रोक लो। लेकिन ये भी आंख का पानी रोकने का काम, सांस सही करने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और अगर आज वो सभी को दे रहे हैं, एक आंख से पूरे देश का विकास कर रहे हैं समदृष्टि से, जबकि पारदर्शी होना और समदर्शी होना ये बहुत बड़ी काबिलियत है। और मैं सोचती हूँ आदरणीय मोदी जी के साथ ये दोनों सिनोनिम यूज होते हैं, पारदर्शी और समदर्शी। आप बताएं, उन्होंने कोई धर्म का, राजनीतिक दल का, अगर उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शंस मिले तो क्या किसी से धर्म और जाति पूछी गई, या ये जाना गया कि कौन से राजनीतिक दल से आ रहे हो? हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो ये मुझे लगता है विपक्ष को, असल में विपक्ष जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई अब खुद पे ताकत थी तो खुद को बनाने में इन्होंने अपना निर्माण करने में इन्होंने समय बिताया। और आदरणीय मोदी जी ने गरीब की झुग्गी से लेके, गरीब की चूल्हे से लेके, गरीब की थाली की रोटी और दाल से लेके, और यहाँ तक कि एक मोदी जी का वाक्य जो सबसे ज्यादा अपीलिंग रहा कि इस देश में देवालयों से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है, वो भी उन्होंने पूरा किया। और अगर मैं बोलूं कि करोड़ों लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, हरियाणा में जो सरकार है और बाकी राज्यों में जहां जहां सरकार है, आज करोड़ों लोगों को अपनी छत का मालिक बनने का अधिकार, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग देने का अधिकार इसी सरकार ने किया। तो ये तो सब कर सकते थे, अब इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। ये अपने और अपने परिवार के मुंह से अगर मैं बोलूं तो विपक्ष जो है कभी राशन कार्ड से बाहर नहीं निकला, और आदरणीय मोदी जी दुनिया के बेटे भाई बन करके सबकी सेवा कर रहे हैं। जी जी,
सीमा जी, कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे ये भी कहा गया है, और छात्रावास और क्रैच के माध्यम से महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर होने के साथ साथ महिला भी है, तो आप इसे और बेहतर तरीके से शायद लोगों को समझा पाएंगे कि इन तमाम योजनाओं से महिलाओं के लिए और फायदा किस तरीके से होगा, और कैसे ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट महिलाओं के लिए और बेहतर काम कर रही है, क्योंकि ये दावा लगातार मोदी सरकार की तरफ से किया जाता है। और 7वां बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण नजर आई, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ कि पहली महिला जिन्होंने 7वीं मर्तबा जो है वो बजट भाषण प्रस्तुत किया हो। देखिए, वैसे भी कहा जाता है, घर में भी परिवार में भी ये कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास माँ के हाथ में होता है, हर व्यक्ति। और मैं ये समझती हूँ कि मोदी जी की सरकार बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को, माँओं को समर्पित सरकार है। मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ। और मैं ये बात भी बोलती हूँ कि जैसा कि छात्रावास का विषय उठा है, तो आज आप देखेंगे कि आज जीवन यापन करने के लिए लगभग सारे लोग पढ़ लिख गए हैं। और पढ़ने लिखने के साथ साथ अगर हमें कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं तो वो हमें लेनी चाहिए। और महिलाओं के लिए जब अपने घर से, अपने ज़िले से दूर जा कर के नौकरी करने की बात होती है, तो मैं ये बात मानती हूँ कि उसमें बेहतर जो व्यवस्था है वो सरकार अगर छात्रावास के रूप में देती है, तो वो मेरे को लगता है कि बाहर कहीं किराए पे घर लेने से अकेले रहते हुए बेटी के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और सुरक्षा जो है वो हमारी पहली जिम्मेवारी है, सुरक्षा भी उससे सुनिश्चित होती है। और बेटियों को हम अन्यथा भी बोलते हैं कि बेटी बढ़ेगी, पढ़ेगी तो एक नहीं 2-2 घर की बागडोर आगे चलेगी। तो ये सारी चीज़ों को मोदी जी ने देश की सेवा एक प्रधानमंत्री के रूप में बेटे के दायित्व को निभाते हुए कर रहे हैं कि वो घर के, जिसका घर भारत है, भारत के घर के हर परिवार के सदस्य को, चाहे वो किसान है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो बहन, बेटी, माँ, महिला है, मैं कहती हूँ कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो हम कहेंगे कि इनसे अछूता रह गया। बिल्कुल। मैं हरियाणा की तरफ एक मर्तबा फिर से आता हूं, और हम देख चुके हैं कि हरियाणा से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जो मौजूदा वक्त में शहरी आवास और ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, ये भी बात की गई। हरियाणा के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आने वाले चुनावों के लिहाज से मैं बात करना चाहूँगा कि उन चुनावों की तैयारियां किस तरीके की बीजेपी की नजर आ रही है, आप कितनी आश्वस्त है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो बहुत ज्यादा आपके हक में तो नहीं था, क्योंकि पिछली मर्तबा यानी 2019 में लोकसभा की 10 सीटें आपकी थी, और अब की बार यानी 2024 में 5 ही सीटें बीजेपी जीत पाई। मैं समझती हूँ कि आदमी को कभी भी इतिहास भूलना नहीं चाहिए। जिसने भी अपना इतिहास भूला है, ना तो उसका वर्तमान रहा है और ना उसका भविष्य बना है। एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस लेने में कामयाब हुई, पूरा मीडिया, पूरा समाज बोल रहा है कि बहका करके वोट लिए गए। आप जनता को एक बार तो बहका सकते हो, जो आपने प्रयास किया, और आप उसमें भी 50% सफल हुए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपने बहकाया, आपने जब आदमी बहकाता तब है जब उसे पता होता है मेरे पास अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जब सच खत्म हो जाता है, जब काबिलियत खत्म हो जाती है, तब झूठ और बहकावे का लिबास ओढ़ करके व्यक्ति समाज में उतर जाता है। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि हम लोग संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का प्रयास करेगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पर बात करेगी। आप मुझे बताएं, ये चीज़ें तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दी, ये चीज़ें कहीं दिखी नहीं, और ऐसी बातें बोल करके ये लोग आगे आए। आज जनता को ये भेद सारा का सारा खुल चुका है कि ये इन्होंने धोखे से हमारे को इस तरफ लेकर के गए। और दूसरी बात,
जहां तक भारतीय जनता पार्टी सीमा के जी। परिवार का सवाल है, मेरा भाव ये रहता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हम सभी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सरहद पे खड़े हुए सैनिक के जैसे काम करता है। वो 24/7 देश की सुरक्षा करते हैं बाहर के विरोधियों से। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, परिवार का सदस्य 24/7 सुरक्षा देता है समाज को सामाजिक आतंकियों से। ऐसे सामाजिक आतंकी जो झूठ का प्रचार करके सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो आप ही के जवाब से मैं एक सवाल ले लेता हूं कि अगर पिछली बार बहका भी दिया तो आने वाले वक्त में वो स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बाकायदा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रही है, चलाया, अभी रुका है, दोबारा एक मर्तबा शुरू करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा फ्रंट फुट पर आकर ये लगातार कहते हुए नजर आए कि 10 साल का हिसाब तो इस सरकार को देना होगा। तो इन दोनों पहलुओं को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 10 साल का हिसाब जो हमारी सरकार है उसको देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आज जब कोई व्यक्ति जाके अपना राशन लेकर के आता है तो उसके मोबाइल में आ जाता है। हम तो जो दे रहे हैं उसको साथ साथ ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा हिसाब तो रोज का जनता के बीच में जा रहा है। अगर हमारी तरफ से पेंशन जा रही है तो वो हमारे बुजुर्गों के, बहनों के, उन स्पेशली चैलेंज लोगों के खाते में सीधा जा रही है, जिसको जनता स्वयं देख रही है। तो हमारा हिसाब तो हमारे मालिकों के पास सीधा है। पर क्या हुड्डा साहब इस चीज का जवाब दे पाएंगे कि वो 4 लाख जो नकली बच्चे भर्ती किए और जिसके पीछे उन्होंने इतना बड़ा टीचर भर्ती का घोटाला किया, उसका जवाब दे पाएंगे क्या वो? कि वो 4 लाख बच्चों के लिए जो वजीफे आ रहे थे वो कहाँ जा रहे थे? वो जो 4 लाख बच्चे थे उनकी वर्दियां जहां से आ रही थी वो पैसा कहाँ गया? क्या वो ये बता पाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या वो ये बता पाएंगे? वो आदमी वो हिसाब लेता हुआ भी अच्छा लगता है जो कहता है लो जी मैं मेरा हिसाब लेकर आया हूं, अब तेरा भी लेना है मैंने। क्या वो ये हिसाब दे पाएंगे जो सबसे बड़े लैंड डील, लैंड माफिया का घोटाला हरियाणा में हुआ जीजा जी के नाम से, उसका हिसाब वो दे पाएंगे क्या? दूसरे के ऊपर वो उंगली उठाता हुआ अच्छा लगता है जिसका खुद का घर बिल्कुल सीमा जी, हिसाब तो वो इस चीज का भी मांग रहे हैं कि 4.5 साल तक आप जेजेपी के साथ सत्ता में रहे। जेजेपी पर भी वो सवाल उठाते हैं कि वो 4.5 साल तक मलाई चाटते रहे और अब बीजेपी पर ही सवाल उठाते हैं। लेकिन उसे लेकर भी वो कहते हैं कि लोगों के साथ बीजेपी ने धोखा करने का काम किया जब जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता पर वो काबिज हो गए। इसे लेकर भी वो जवाब मांगते हैं और साथ ही साथ ये भी जोड़ देते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले चुनावों में भी कुछ इसी तरीके का गठबंधन दिखे। उसे लेकर कोई क्लैरिटी लोगों को आप देना चाहें, जनता को आप देना चाहें? काय की क्लैरिटी के भविष्य की? मेरे को आपकी आवाज कट गई थी। जी कि क्या आप किसी के साथ गठबंधन में जाने वाले हैं, खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, खुद मजबूती के साथ 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं एक बात जानती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, संपूर्ण लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी विद अ डिफरेंस लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संस्कार और नियमों का और मर्यादा का पूरा पालन होता है। हर कोई व्यक्ति उठ करके अपनी स्टेटमेंट हर विषय में नहीं देता। क्या होगा भविष्य में वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन 2 बातें तय हैं। 90 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ 90 सीट के साथ साथ मैं ये बात भी बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको हर जगह मुस्तैद मिलेगा। अगर आपने देखा हो कि आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने 19 की बागडोर संभाली तो उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया पंचायतों में। आदरणीय मनोहर लाल जी का कदम था ये। और अभी हाल ही में आदरणीय मोदी जी ने 33% की रिजर्वेशन दे दी।
बहनों को। तो ये सारे काम जो हैं, ये तो इनके हाथ में कलम हमारे से तो ज्यादा रही है, पर इन्होंने क्या किया, खुद को बनाया और देश को मिटाया। मोदी जी और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी देश को बना रहे हैं, दुनिया सबको समेट के, बेटियों को, बहनों को, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी, अगर आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, तो मनोहर जी के बढ़ाए हुए कदमों को बड़ी ताकत के साथ आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और मजबूती देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि दोनों सरकार की नीयत और नीति दोनों ही अलग हैं। वो कहाँ अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, वो एक परिवार की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाते। और सेंटर अगर से आप लेकर जिले हरियाणा को जोड़ रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल इसी तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। सवाल ये कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, और हमने वो देखा भी कि जब सेंटर में सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बन पाई, और जो एनडीए के पार्टनर्स थे उनके साथ मिलकर आप सत्ता पर काबिज हो गए। उस चैलेंज को जो सेंटर में हमने देखा, हरियाणा में आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि फेस चेंज सीएम से लेकर और प्रदेशाध्यक्ष की अभी अभी नियुक्ति हुई, मोहन लाल बड़ौली जी को बनाया गया, नायब सैनी जी को कमान दी गई है, तो ये तमाम चीजें क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाने में सहायक सिद्ध होंगी? क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इन चीजों को। किस तरीके की रिपोर्ट्स आपको मिल रही है इस बाबत? मैं एक बात जानती हूं कि जो काम करेगा नुक्स तो उसी में निकलेगा, जो करेगा ही नहीं तो उसका नुक्स भी क्या निकालना। तो इसका मतलब एक बात तो है कि बीजेपी ने काम तो बहुत किया है। 70 साल से हमारे हरियाणा में लोग फरियाद करते रहे कि हमें मलिकाना हक दे दो, लीज की दुकानें हमें दे दी जाएं। वो 70 साल में एक भी मुख्यमंत्री वो पॉलिसी नहीं ला करके दे सके। आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो पॉलिसी ला करके दी, और आज मेरे शहर में नहीं, पूरे हरियाणा में आज लोग उस छोटी सी दुकान के मालिक बन करके बैठे हैं, और उसको मालिक बनने से वो जो दुकान या जो भी जायदाद है वो उनके बच्चों के भविष्य का मजबूत करने के लिए सुनिश्चित करने का एक कदम है। मैं ये समझती हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं, जो हरियाणा की जनता है, जो हरियाणा का नागरिक है, वो बहुत जागरूक नागरिक है। और आपको ये भी बात बताती हूँ कि अगर आप कोई सा भी जिला उठा लें, वहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति ये है कि मैं और मेरी औलाद। भाजपा की स्थिति ये है कि व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ कमल का फूल है, जिसे मिल जाएगा उसे लड़ाएगी। और जब कार्यकर्ता लड़ाना शुरू होगा तो हरियाणा का नागरिक भी, जो हरियाणा का निवासी है, जो आज किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है लेकिन हमारी तरफ देख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी इनसे एक्सप्लॉइट होकर के, इन्होंने तो अपनों का भी शोषण करने से कसर नहीं छोड़ी। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे लिए बहुत 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 आदरणीय हैं अभी जो इनकी सांसद बनी है हमारी, उनका नाम है शैलजा जी, बहुत आदरणीय है, लेकिन उनका भी शोषण करने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी कभी भी। हम तो देखते हैं, रोज देखते हैं, एक महिला, एक हमारी बहन, एक ऐसी, मैं तो उनको वीरांगना बोलती हूँ कि वो इतनी फाइटर हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी एक आंख नहीं भाती। भाई हम तो बेटी बचाओ वाले पक्ष के लोग हैं, तो हमारे को तो इनके यहाँ भी ऐसा होता हुआ बड़ा बुरा लगता है। और देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी, पहली सरकार का इतिहास होगा हरियाणा में कि 10 साल सरकार के माध्यम से सेवा करने के बावजूद भी 90 विधायक, 10 सांसद जो कि लोकसभा के हैं, 5 आप राज्यसभा के जोड़ लें, आप ये मान लीजिए इन 105 लोगों में किसी के भी औलाद की, किसी की संतान की 10 साल में नौकरी नहीं लगी। नौकरी मिली तो आम जनता को मिली, नहीं तो मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी के आने से पहले मुख्यमंत्री ही नौकरियां बांटा करते थे। अभी इसको मैं और क्लियर करती हूं, मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी के राज में मात्र एक विधायक की औलाद की संतान को नौकरी मिली है, और वो विधायक बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है।
और उसमें कोई सरकार का एहसान नहीं, ना आदरणीय मनोहर लाल जी का एहसान है, ना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का एहसान है। वो नौकरी उनके बच्चे की काबिलियत पे भी ली है। और ये सरकार वो है जिसने हरियाणा के हरियाणवियों की काबिलियत को परखा। ये वो सरकार है जिसने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये वो सरकार है जो हर किसी के दरवाजे पे जाके पूछती है, भाई तेरा कोई काम रह गया तो मैंने एक गाड़ी लगाई हुई है गारंटी की, इधर आकर के आप अपना काम ठीक करा लें। ये वो सरकार है। इस सरकार के अंदर 24/7 सीएम का दरवाजा कभी भी खटखटाया जाता और लोग जाकर के मिल करके आते हैं। तो हरियाणा की जनता जो है वो ये सब देख भी रही है। और हरियाणा की जनता एक चीज मानती है, जो सबसे बड़ी बात है, कि यदि हरियाणा में सरकार आगे बनेगी तो जनता ही चुनाव बीजेपी के पक्ष में लड़ेगी। सबसे जागरूक हरियाणवी ये बात समझता है कि जो सरकार ऊपर है वही सरकार नीचे बनाने की आवश्यकता है। और ये इस चीज में हरियाणवी जो है हमारे से ज्यादा समझदार मैं नहीं मानती कि कोई और प्रदेश। सीमा जी, तो आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ काम कर रही है ये सरकार। बहरहाल विपक्ष की अपनी थ्योरीज हो सकती है। सीमा जी, वक्त की कमी है, बेहद शुक्रिया कि आप सूर्या समाचार के साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी, पार्टी को लेकर भी, सरकार को लेकर भी और बजट को लेकर भी। बेहद शुक्रिया सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सीमा त्रिखा, एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा को सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि बजट बेहतरीन है, महिलाओं का, गरीबों का इस बजट में खूब ध्यान रखा गया है।